तीन दोस्त घूमने के लिए जाते हैं और जब ये घूमने के लिए जाते हैं तो रात ज़्यादा हो जाती है, सर्दी का समय था। अब टॉयलेट लगता है तो ये तीनों लोग बाहर निकल जाते हैं, खेतों की तरफ टॉयलेट करने लगते हैं। अब होता क्या है दोस्तों, इन तीन दोस्तों में से दो दोस्त अचानक से पीछे हो जाते हैं और पीछे होने के बाद गाड़ी में से निकालते हैं लाठी और जो इनका तीसरा दोस्त होता है उसके सर में जोर से मारते हैं। जो इनका तीसरा दोस्त होता है एक ही लाठी में ज़मीन पे गिर जाता है। इसके बाद ये लोग क्या करते हैं, दोनों लोग अपने तीसरे दोस्त को घसीटते हुए खेतों में ले जाते हैं और उसका दम घोटने लगते हैं और तब तक उसके दम को घोटे रखते हैं, उसके मुंह पे हाथ दबाए रखते हैं जब तक कि उनका दोस्त मर नहीं जाता। इसके बाद ये दोनों दोस्त वहाँ से निकल जाते हैं और फिर जहाँ पे तीसरे दोस्त की बाइक खड़ी हुई थी वहाँ से उस बाइक को उठाते हैं और उसी जगह पे लाके डाल देते हैं, मानो ऐसे कि इसका एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट की वजह से ये मर गया है। और ये दोनों दोस्त वहाँ से निकल जाते हैं। ये दोनों दोस्त सोचते हैं कि शायद ये पुलिस के हत्थे लगेंगे, नहीं, पुलिस ये सोचेगी कि एक्सीडेंट की वजह से मरा है। अब ये दोनों आराम से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन पुलिस अपना काम ईमानदारी से कर रही होती है। दिन गुजरते हैं लेकिन आखिरकार पुलिस इन तक पहुंच जाती है और फिर इन दोनों को पकड़ती है और इनसे पूछती है कि आखिर तुमने अपने तीसरे दोस्त की हत्या क्यों की। तब जाके दोस्तों कहानी में एक नया मोड़ आता है और जब नया मोड़ आता है तो तीसरा कातिल भी सामने आता है जो कि पूरी प्लानिंग रचता है हत्या की। इसके बाद जब तीसरा कातिल सामने आता है तो सभी लोग चौंक जाते हैं कि आखिर ये हत्या कैसे कर सकता है। दोस्तों आज की कहानी इसी तीसरे कातिल के ऊपर है कि आखिर ये तीसरा कातिल कौन था जिसने ऐसी परफेक्ट प्लानिंग बनाई जिसमें कोई भी हाथ नहीं लग सकता था, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से ये तीनों कातिल पुलिस के हाथ लग जाते हैं। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है मध्यपुर के सोयपुर ज़िले से और यहीं का एक थाना लगता है थाना करहाल। और करहाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत शिवपुरी हाईवे है और शिवपुरी हाईवे के पास नौनपुर की घाटी है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 27 दिसंबर 2025 की सुबह की। लोग जो है अपने अपने काम पे जा रहे थे, तभी किसी की नज़र पड़ती है नौनपुर की घाटी के नीचे की तरफ। वहाँ पे एक आदमी अचेत पड़ा हुआ होता है और उसकी मोटरसाइकिल उसकी बगल में होती है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद इस आदमी की गाड़ी जो है घाटी में नीचे फिसल गई है जिसकी वजह से इसका एक्सीडेंट हो गया है। तुरंत पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुँचती है, उस आदमी के पास जाते हैं तो पता चलता है कि वो आदमी मर चुका है। अब उस आदमी के बारे में जानकारी ली जाती है कि कौन है। उसके पास उसका मोबाइल, पर्स, सारी चीज़ होती हैं। पूरी डिटेल निकल के सामने आ जाती है तो पता चलता है कि ये आदमी जो है एक शिक्षक है। इसका नाम है रमाकांत पुत्र राधेश्याम पाठक, जिसकी उम्र है 51 साल। अब इसके परिवार वालों को फ़ोन किया जाता है। इसके फ़ोन से परिवार में इसके 2 बेटे और एक बेटी और एक पत्नी है साधना, जो कि आंगनवाड़ी में काम करती है। अब जैसे ही इसके परिवार वालों को पता चलता है तो परिवार वाले मौके पे चले जाते हैं। वहाँ पे जाके इसकी पत्नी फूट फूट के रोती है, बच्चे भी रो रहे होते हैं। इसकी पत्नी के भाई देखती है कि एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद पुलिस वाले क्या करते हैं, पुलिस वाले रमाकांत की लाश को अच्छी तरह से देखते हैं। शुरुआत में देखने में तो ऐसा लग रहा था कि मानो रमाकांत की गाड़ी जो है पहाड़ी पे से स्लिप हो गई है जिसकी वजह से रमाकांत मर गया है, लेकिन रमाकांत के जो है सर के पीछे खून बह रहा था, आगे कोई चोट नहीं थी। और जब कोई एक्सीडेंट होता है तो शरीर पे घसीट के, खरचन के इसके निशान होते हैं, एक्सीडेंट के निशान अलग होते हैं। उसे देख के साफ लग नहीं रहा था कि इसका एक्सीडेंट हुआ है, उसे देखकर कुछ अजीब लग रहा था। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, रमाकांत की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और पोस्टमार्टम में साफ रिपोर्ट आती है कि रमाकांत की दम घुटने की वजह से मौत हुई है, यानी कि रमाकांत का मुंह पहले किसी ने दावा है, उसी की वजह से मौत हुई है, एक्सीडेंट से नहीं हुई। अब जब एक्सीडेंट से मौत नहीं हुई तो पुलिस वाले क्या है, इस केस को ही बदल देते हैं, क्योंकि पहले केस था एक्सीडेंट का, लेकिन अब हत्या का केस हो चुका है। लेकिन रमाकांत की हत्या की किसने होगी? रमाकांत एक शिक्षक था, उसका किसी से कोई लेना देना नहीं था। उसकी पत्नी आंगनवाड़ी में काम करती थी, उनका भी कोई लेना देना नहीं था। सारी जानकारी ली जाती है लेकिन कोई जानकारी नहीं मिलती। भाई आखिर इसकी हत्या कौन कर सकता है? सीधा साधा आदमी था रमाकांत। अब होता क्या है, रमाकांत के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं कि रमाकांत की हिस्ट्री क्या है।
कौन है, कहाँ का है और यहाँ पे क्या कर रहा होगा, क्योंकि रमाकांत का जो है नौनपुर की घाटियों में कोई लेना देना था नहीं। वहाँ पे गया क्यों? उसकी पत्नी से पूछा जाता है, साधना से, कि तुम्हारे पति क्यों गए थे? तो उस पत्नी कहती है मुझे तो पता ही नहीं है कि वो यहाँ पे क्यों आए थे। वो बेचारी रो रही होती है, परेशान होती है। अब रमाकांत के बारे में जानकारी ली जाती है कि ये कौन है, कहाँ का रहने वाला है। तो जाके पता चलता है रमाकांत पाठक जो है पहले अपने परिवार के साथ कराहाल बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाजार है, कराहाल जो थाना क्षेत्र है उसके अंदर बाजार है, वहाँ पे रहता था। लेकिन इसने आज से 1.5 साल पहले क्या किया, शिव बिहार कॉलोनी है, पेट्रोल पंप के बराबर में ही इसने अपना नया घर बना लिया और 1.5 साल पहले शिव बिहार कॉलोनी में अपने परिवार के साथ वहीं पे रहने लगा। इसकी पत्नी साधना आंगनबाड़ी में जाती थी, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ लिख रहे थे और रमाकांत भी स्कूल में पढ़ाता था। इसके 2 बेटे और 1 बेटी हैं, लेकिन इनका किसी से कोई लेना देना नहीं था, किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं थी। अब पुलिस वाले बस यही सोच रहे थे कि आखिर रमाकांत की हत्या कर कौन सकता है। रमाकांत के मोबाइल की डिटेल निकाली जाती है तो मोबाइल की डिटेल भी नॉर्मल दिखती है, उसकी पत्नी की डिटेल निकाली जाती है तो वो भी नॉर्मल दिखती है। आखिर भाई बात क्या है? अब इसके बाद में क्या होता है, पुलिस वाले जो नौनपुर की घाटी की तरफ जितने भी सीसीटीवी कैमरे लग रहे थे उन सब सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को चेक करते हैं कि रमाकांत किधर से आया था, उसके साथ बाइक पे आखिर कौन बैठा था। तो दोस्तों रमाकांत अपनी गाड़ी से आया ही नहीं था, बल्कि उसकी गाड़ी पे तो कोई और आया था। अब ये देखा जाता है कि उसकी गाड़ी कहाँ से आई थी। पुलिस वाले घर से लेके नौनपुर की घाटी तक जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उन सभी सीसीटीवी कैमरों को छान मारते हैं, तब जाके उनके सामने क्लू आता है और वो क्लू होता है पेट्रोल पंप का सीसीटीवी कैमरा, जो कि उनके घर के नज़दीक में ही एक पेट्रोल पंप था। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज आती है और उस फुटेज से एक छोटा सा क्लू मिलता है पुलिस वालों को। होता क्या है, ये तारीख है 26 दिसंबर 2025। 26 दिसंबर 2025 की रात को रमाकांत क्या करता है, अपनी मोटरसाइकिल से पेट्रोल पंप पे जाता है और पेट्रोल पंप पे काम करने वाले कर्मचारी से बातचीत करता है और उस बातचीत के बाद रमाकांत अपनी गाड़ी को पेट्रोल पंप पे ही खड़ी कर देता है और ये दोनों कहीं निकल जाते हैं। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, पेट्रोल पंप के उस कर्मचारी के पास जाते हैं। उस कर्मचारी का नाम था मनीष पुत्र राम कुमार साकेत, जिसकी उम्र है 24 साल, जो कि शंकरपुर करहार का रहने वाला है। अब पुलिस वाले जो है मनीष के पास पहुंच जाते हैं, उससे पूछताछ करते हैं तो मनीष जो है बातों को बदल रहा था कि वो तो मेरे पड़ोस में रहते हैं, उनसे बोलचाल है, फलान है, ढिकान है, ये सारी बातें कर रहा था। पुलिस वाले इतनी ही देर में मनीष की जो CDR है वो निकलवाते हैं कि 26 दिसंबर 2025 को मनीष की जो मोबाइल है वो कहाँ कहाँ गया था। तब जाके पता चलता है कि मनीष का मोबाइल भी नौनपुर घाटी की तरफ गया था, जहाँ पे रमाकांत का मोबाइल गया था। अब मनीष के साथ में क्या है दोस्तों, पुलिस वाले बरतते हैं सख्ती और फिर उससे पूछा जाता है कि सही सही बताओ तुमने रमाकांत की हत्या क्यों की है, क्योंकि तुम्हारा मोबाइल भी उसके साथ देखा गया है, तुम्हारी लोकेशन भी हत्या वाली जगह है और तुम्हारे साथ में रमाकांत का CCTV फुटेज भी है। अब तुम सही से ये बताओ, नहीं तो तुम्हारे साथ में और सख्ती बरती जाएगी। अब जब पहले ही सख्ती बरती जा चुकी है और उसके बाद में और सख्ती बरती जाएगी, तभी जाके जो है मनीष जाटव अपनी पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाता है। मनीष जाटव बताता है कि लगभग 1.5 साल पहले रमाकांत पाठक उसके पेट्रोल पंप के पास में आके शिवपुरी कॉलोनी में, उसने शिव बिहार कॉलोनी में अपना घर बनाया था। रमाकांत पाठक जब भी स्कूल जाता था, पेट्रोल भरवाता था तो हमारे पेट्रोल पंप पे आता था। उसकी पत्नी आंगनवाड़ी में है, उसकी पत्नी स्कूटी से जाती थी, वो जब भी आंगनवाड़ी में जाती थी तो हमारे पास से आके पेट्रोल भरवाती थी। लेकिन दोस्तों होता क्या है, जब भी उसकी पत्नी आंगनबाड़ी में जाती थी, नज़दीक के गांवों में जाती थी तो पेट्रोल भरवाती थी, तो वहाँ पे उसे मिलता था मनीष जाटव। मनीष जाटव से धीरे धीरे करके उसकी बोलचाल हो जाती है, इसीलिए मनीष जाटव पहले उसका पेट्रोल भरता था, फिर सबका पेट्रोल भरता था। अब दोस्ती बदल जाती है प्यार में और प्यार परवान चढ़ने लगता है। और जब प्यार परवान चढ़ने लगता है तो जो पत्नी है साधना, उसे मनीष ज़्यादा पसंद आने लगा, अपना पति रमाकांत कम पसंद आने लगा। इसीलिए जो पत्नी है उससे दूरी चाहती थी। रमाकांत को कुछ भी नहीं पता था कि उसकी पत्नी का किसी के साथ संबंध है, नहीं है, प्रेम प्रसंग है, नहीं है, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन पत्नी को अब जो है मनीष ज़्यादा पसंद आ गया, ना कि रमाकांत। अब
पत्नी ने क्या किया, साधना ने मनीष के साथ मिलकर प्लानिंग की कि क्यों ना पति को रास्ते से हटा दिया जाए। उसके पास घर भी है, सारी चीज़ें हैं। अब मनीष 24 साल का लड़का, बैठे बैठाए उसे सब कुछ मिल रहा है, उसे भी लालच आ जाता है। तो वो दोनों क्या है, मिलकर प्लानिंग करते हैं। और प्लानिंग ऐसी होती है कि रमाकांत यानी कि जो साधना का पति है उसे कुछ ऐसे मारेंगे जैसे कि ऐसा लगे कि ये एक्सीडेंट हुआ है, किसी को कुछ पता ना चले। इसीलिए मनीष क्या करता है, प्लानिंग में शामिल हो जाता है। इसके बाद जब भी रमाकांत मनीष के पेट्रोल पंप पे जाता था तो मनीष ने क्या है, उससे हाय हेलो बढ़ा दी। हाय हेलो बढ़ाने के बाद उसके साथ दोस्ती कर ली, बैठने उठने लग गया। लगभग 1.5 महीने पहले की बात है, इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। मनीष और रमाकांत दोस्त बन गए। अब दोस्त बन गए तो उसके बाद में मनीष जो है उस प्लानिंग की तैयारी करने लगता है कि कैसे कैसे करके रमाकांत की हत्या की जाए। इसीलिए मनीष क्या करता है, इसका एक दोस्त है सतनाम पुत्र महेंद्र सिंह सरदार, जिसकी उम्र है 37 साल, जो कि जानपुर का रहने वाला है। और सतनाम जो है पहले करहार पुलिस के लिए डायल 100 की गाड़ी चलाता था, लेकिन अब सोजापुर कोतवाली के लिए डायल 100 की गाड़ी चलाता है। अब सतनाम को जो है मनीष अपने पास बुलाता है और उसे पूरी कहानी सुनाता है कि ऐसे ऐसे करके मेरी एक प्रेमिका है, उसका पति को रास्ते से हटाना है, क्या तुम मेरा साथ दोगे? तो सतनाम कहता है कि भाई मैं तुम्हारा साथ क्यों दूँ? तो मनीष उससे कहता है कि मैं तुम्हें 4 लाख रुपए दूंगा अगर तुम मेरे साथ में उसकी पति को रास्ते से हटा दो तो। अब दोस्तों एक और बात बताना चाहता हूँ, मनीष की कमाई थी महीने की 8 से 10 हज़ार रुपये, क्योंकि वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरता था। अब उसके पास 4 लाख रुपए कहाँ से आए? दरअसल ये 4 लाख रुपए जो है साधना दे रही थी उसे अपने पति को मरवाने के लिए। अब साधना के पास 4 लाख रुपए कहाँ से आए? ये जो 4 लाख रुपए हैं ये उसके पति रमाकांत के ही थे। रमाकांत जैसे तैसे पैसे कमाता होगा, बेचारा मास्टर था, मास्टर की कमाई कहाँ ज़्यादा होती। अपने परिवार को चलाने के लिए पैसे कमा रहा था ताकि उसका परिवार अच्छी तरह से जीवन यापन कर सके, अच्छा खाना खा सके, अच्छे कपड़े पहन सके। लेकिन आज उसकी पत्नी उन्हीं पैसों से उसी को मारने की सुपारी दे रही थी। साधना 4 लाख रुपए देने की मनीष से बात करती है और मनीष अपने दोस्त सतनाम से बात करता है। इसके बाद सतनाम जो है तैयार हो जाता है हत्या करने के लिए। अब इसके बाद तारीख आती है 26 दिसंबर 2025 और 26 दिसंबर 2025 तारीख तय कर ली जाती है कि मनीष और सतनाम जो है मिलकर रमाकांत की हत्या करेंगे। इसीलिए शाम का समय होता है, मनीष सतनाम को कॉल करके बुला लेता है और इधर रमाकांत को भी कॉल करके बुला लेता है और उससे बोलता है कि हमें सोईपुरा जाना है। अब पहले तो रमाकांत मना कर रहा होता है, लेकिन दोस्त है भैया, दोस्ती निभाने के लिए तो जाना पड़ेगा। इसीलिए रमाकांत को जैसे तैसे करके ये दोनों लोग मना लेते हैं कि हम दोनों भी चल रहे हैं, 2-4 घंटे में वापस आ जाएंगे। अब सतनाम भी इनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब थोड़ी आगे बढ़ते हैं, तभी नौनपुर की घाटी आती है। नौनपुर की घाटी आती है तो वहाँ पे थोड़ा पहाड़ी सा इलाका है। तो वहाँ पे क्या होता है, मनीष टॉयलेट करने के लिए उतर जाता है। ना भैया टॉयलेट करना है, मेरे को बड़ी जोर से आ रही है। अब मनीष टॉयलेट करने को उतरता है तो सतनाम भी उतर जाता है। रमाकांत अंदर बैठा होता है, उससे कहता है भाई तुम भी कर लो, तो आगे जाके गाड़ी रुकवाओगे। तो रमाकांत क्या है, टॉयलेट करने के लिए वो भी उतर जाता है। अब मनीष और सतनाम क्या करते हैं, जैसे ही रमाकांत टॉयलेट करने के लिए खड़ा होता है तो ये दोनों पीछे हो जाते हैं और गाड़ी में अपने साथ में लाए थे ये लोग लाठी, और लाठी ला के तुरंत ही रमाकांत के सर पे पीछे से जोर से मारते हैं। रमाकांत नीचे गिर जाता है और जब रमाकांत नीचे गिरता है तो उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल पाती। ये दोनों क्या करते हैं, उसके दोनों पैरों को पकड़ते हैं और घसीटते घसीटते नीचे ले जाते हैं झाड़ियों में, और वहाँ पे जाके इसके मुंह को बुरी तरह से दबाने लगते हैं और तब तक दबाते हैं जब तक कि रमाकांत मर ना जाए। इसके बाद ये लोग क्या करते हैं, अपनी गाड़ी में बैठते हैं और जाते हैं सीधे पेट्रोल पंप पे, क्योंकि जब ये लोग रमाकांत को अपने साथ लेकर आए थे तो उसकी गाड़ी को इन लोगों ने पेट्रोल पंप पे ही खड़ी कर दिया था। अब पेट्रोल पंप पे जाते हैं, वहाँ से उसकी बाइक को उठाते हैं, फिर नौनपुर की घाटी पे आते हैं और उस बाइक को रमाकांत के ऊपर से धक्का मार के फेंक देते हैं ताकि बाइक ऐसी लगे टूट गई है कि एक्सीडेंट की वजह से, और दोनों लोग निकल जाते हैं। अब पुलिस दूसरे दिन जब रमाकांत की लाश को हिरासत में लेती है तो पता चलता है कि एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और पुलिस की सतर्कता की वजह से ये वाली बात साबित हो जाती है कि रमाकांत का एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि उसकी हत्या की गई है। पुलिस ने इस केस का खुलासा जो है 6 दिन बाद किया था, क्योंकि पुलिस को रमाकांत के किसी भी ऐसे दुश्मन के बारे में या कोई ऐसी
जानकारी नहीं मिली थी कि रमाकांत की कोई हत्या कर सकता है। लेकिन दोस्तों पुलिस वालों ने जो है एक एक चीज़ को अच्छी तरह से तलाशा और सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल की लोकेशन, डिटेल, इनकी वजह से उसकी पत्नी साधना का नाम सामने आया। तब जाके पुलिस ने 6 दिन बाद खुलासा किया कि रमाकांत की पत्नी साधना ने ही अपने आशिक मनीष जाटव और उसके साथी सतनाम के साथ मिलके अपने पति को मारने की पूरी प्लानिंग रची थी। साधना अपने घर पे बैठी हुई थी, आशिक मनीष जाटव और उसका दोस्त सतनाम जो कि पुलिस के लिए डायल 100 की गाड़ी चलाता है, इन दोनों ने ही मिलके उसके पति रमाकांत की हत्या की है। अब दोस्तों जैसे ही खुलासा हुआ तो गांव वाले चौंक जाते हैं, क्योंकि जो उसकी पत्नी है साधना, वो गांव में आंगनवाड़ी में काम करती थी। किसी को भी इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब पुलिस ने सारे के सारे सबूत सामने रखे तब जाके गांव वाले भी सोचने के लिए मजबूर हो गए कि आखिर एक पत्नी अपने पति की इस तरह से भी हत्या करवा सकती है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है कि आज के समय पे हमें किसी के ऊपर ऐसे ही विश्वास नहीं करना चाहिए और ना ही ऐसे ही किसी से दोस्ती करनी चाहिए। अगर किसी से बोलचाल हो भी रही है तो ऐसे ही उनके साथ कहीं पे घूमने भी नहीं जाना चाहिए। अब रमाकांत की 1.5 महीने की दोस्ती थी, यारी दोस्ती के चक्कर में वो मनीष के साथ निकल गया, लेकिन उसे क्या पता था कि मनीष का उसी की पत्नी के साथ नाजायज संबंध है और उसकी पत्नी और मनीष ने ही उसे मारने की प्लानिंग की हुई है। अब रमाकांत विश्वास में चला गया, उसे अपनी पत्नी के ऊपर भी विश्वास था और अपने नए दोस्त के ऊपर भी, लेकिन पत्नी और दोस्त इन दोनों ने ही उसके साथ दगा कर दिया। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।